दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखने वाले हैं झारखंड की मृदा, ठीक है, सॉइल्स ऑफ झारखंड जो है उनको देखने वाले हैं। और ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। और इसका हम लोग बाद में MCQs भी थोड़ा सा देख लेंगे। और इसको देखने का तरीका हमारा उसी तरह होगा जिस तरह से हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं, और जो भी फैक्ट्स होगा उनको भी साथ में लेते चले। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पसंद आए तो। इसके अलावा थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए, ये जो वीडियोज़ बन रहे हैं अभी झारखंड ज्योग्राफी के, इसका पर्पस दो है। पहला कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा कि अगर जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो उनको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ में उनको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी ये जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक कंप्लीट वीडियो आप इसको मान सकते हैं। यानी इसके बाद आप लगभग इस स्थिति में होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस बनेगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए, झारखंड की मृदा जो टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे जो मिट्टियाँ हैं वो बनती कैसे है, ठीक है। तो देखिए, मिट्टियाँ बनने का तरीका जो क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि इस तरह से कोई ज्वालामुखी है। अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यहाँ से जो लावा है वो बाहर आया, यहाँ पे वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद ये क्या हुआ, एक लेयर बना, एक परत बना, और इस परत का धीरे धीरे क्या हुआ, अपर्दन हुआ। और अपर्दन होने के बाद कहीं और ये मिट्टी जो है वो इकट्ठा हुई, और इकट्ठा होके ये कई लेयर के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो जब ये इस तरह से इकट्ठा होती चली जाती है तो धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है अपर्दन का, इरोजन का, ये लगातार जारी रहता है। और इसी के परिणाम स्वरूप ये मिट्टियाँ जो हैं वो बनी हैं। इसीलिए झारखंड की जो ज़्यादातर मिट्टियाँ आपको दिखाई देगी वो किस प्रकार की दिखाई देगी, तो अवशिष्ट प्रकार की दिखाई देगी। यानी अवशिष्ट मिट्टियाँ हैं, यानी किसी पठार से, किसी पहाड़ी से टूटकर जो अलग हुआ है और जो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हुआ है अपर्दन के फलस्वरूप, उनको हम लोग कह देते हैं अवशिष्ट मिट्टियाँ। इसी साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चूँकि झारखंड जो क्या है वो पठारी इलाका है, यहाँ पे कंप्लीट एक छोटा नागपुर पठार पाया जाता है। तो छोटा नागपुर जब पठार है, पठारी एरिया है, तो इन्हीं पठार पहाड़ों से का जो अपर्दन है वो लगातार होता रहता है। और धूल, हवा, मिट्टी, वर्षा, इन सब के वजह से ये क्या होता है, लगातार टूटते रहते हैं और कहीं पे जाके ये एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इसी से जो मिट्टी का निर्माण झारखंड के क्षेत्र में होता है, और इसी को हम लोग कह देते हैं अवशिष्ट मिट्टी। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब जब झारखंड के क्षेत्र में हम लोग मिट्टी को देखते हैं तो हम लोग 6 वर्गों में बांट कर यहाँ पर देखते हैं, 6 वर्ग में बांट कर मिट्टी को देखते हैं। तो कौन कौन सी वो मिट्टियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए ये है मैप, और मैप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है एक, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यानी पहले नंबर पे लाल मिट्टी है, दूसरे नंबर पे काली है, तीसरे नंबर पे लैटेराइट है, चौथे नंबर पे रेतीली है, 5वें नंबर पे जलोढ़ है और 6ठे नंबर पे अभ्रक मूलक है। यानी मूल रूप से झारखंड में अगर देखा जाए तो ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ आपको दिखाई देती हैं। अब सवाल है कि इनका थोड़ा सा अगर हम लोग एरिया देखें तो जैसा कि इस जो बॉक्स में बनाया हुआ है, इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये संपूर्ण एरिया जो है, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये संपूर्ण एरिया जो है कैसा है, लाल मिट्टी का एरिया है। यानी झारखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो लाल मिट्टी पाई जाएगी। कितने एरिया में, तो लगभग 90% एरिया में आप देख रहे हैं कि लाल मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, राजमहल क्षेत्र में ये काली मिट्टी वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ मात्रा में। इसके अलावा कुछ मात्रा में ये गढ़वा वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा मात्रा में यहाँ पूर्वी सिंहभूम में दिखाई दे रहा है। तो ये लेटेराइट मिट्टी वाला रीजन है। रेतीली मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये देखिए, ये धनबाद बोकारो वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम लोग बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी ये जो ऊपरी वाली क्षेत्र है, चूँकि आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये नदियों वाला क्षेत्र है। यानी जितनी भी उत्तरवर्ती नदियाँ निकलती हैं वो सब इन्हीं क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में आप ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी का जमाव देखने को आपको मिलेगा।
यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी आपको दिख रहा है। इसके अलावा अब्रक मूलक जो मिट्टी है वो अब्रक का जो पट्टी वाला रीजन है वहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा है कि किस प्लेस पर कौन सी मिट्टी मिल रही है किस एरिया में, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो देखिए लाल मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि झारखंड के 90% एरिया में ये आपको दिखाई देता है। सबसे पहला फैक्ट तो यही, यानी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो वो लाल मिट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 90% एरिया में पाई जा रही है। तो अगर सवाल अब ये आता है कि आखिर कौन से एरिया में ये नहीं पाई जाती है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे कि राजमहल क्षेत्र में ये मिट्टी जो है वो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो राजमहल एरिया को अगर आप छोड़ दें और थोड़ा सा दामोदर घाटी वाला रीजन अगर आप छोड़ दें, तो आपको संपूर्ण झारखंड में आपको क्या दिखाई देगा, तो लाल मिट्टी का एरिया दिखाई देता है। अब लाल मिट्टी की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ कुछ बॉक्साइट भी इसमें मिलता है। इसी के कारण फेरिक ऑक्साइड के कारण मेनली आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इसका लाल कलर का कारण क्या है, तो ये है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका मिट्टी क्या होता है कि जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा बारिश वाला रीजन है, तो उन क्षेत्रों में आपको इसका कलर अलग अलग टाइप का भी दिख सकता है। यानी कहीं पे हल्का पीला भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, मिक्सचर, और कहीं पे थोड़ा मोड़ा भूरा टाइप का भी ये कभी कभी दिखाई देता है। धूसर कलर का भी कहीं कहीं पे दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राज्य में अब ये ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी है, और आपको पता है कि ये मिट्टी जो है उतनी ज़्यादा उर्वर नहीं होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो उर्वर मिट्टी है वो कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी उर्वरता शक्ति कैसी होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि झारखंड के क्षेत्र में मूलतः जो खेती है वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, यानी उत्तर वाले रीजन्स में, या जो साहेबगंज वाला रीजन है, राजमहल वाला रीजन है, इधर आप खेती होते हुए ज़्यादा देखते हैं। जबकि इधर सिंचाई उचाई का अभाव होने के कारण, इसके अलावा लाल मिट्टी होने के कारण जो खेती है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस मिट्टी में जो है आपको ह्यूमस काफ़ी कम मात्रा में दिखेगा, ह्यूमस न के बराबर दिखेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जो है काफ़ी कम मात्रा में आपको दिखाई देगा। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है ये पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इनके बिना पौधे जो है कई सारे काम अपने नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चाहिए होता है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस काफ़ी कम मात्रा में दिखाई देता है। और इसमें ज़्यादातर आप जो उगाएंगे वो मोटे अनाज ही उगा सकते हैं, ठीक है। यानी जिन अनाजों को पानी की काफ़ी कम आवश्यकता होती है उन अनाजों को यहाँ पर उगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह वगैरह इसमें ज़्यादा उगा सकते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा। तो ये आपको ध्यान रखना है लाल मिट्टी के बारे में। इतने सारे फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि लाल मिट्टी का विस्तार ये हजारीबाग वाला क्षेत्र में है, तो यहाँ पे ये अब्रक से मिक्स कर जाता है, यानी जो वहाँ पे एक अब्रक मूलक जो मिट्टी पाई जाती है उससे मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए उस क्षेत्र में जो मिट्टी होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसको अब्रक मूलक लाल मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है। अब्रक मूलक लाल मिट्टी क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये इस अब्रक मूलक वाली मिट्टी से जाके मिक्स हो जाती है, यानी उस क्षेत्र में ये दोनों प्रकार की मिक्सचर पाई जाती है मिट्टी, इसी वजह से। उसी प्रकार सिंहभूम और जो धनबाद वाला कुछ क्षेत्र है यहाँ पे हल्की सी ये काली मिट्टी जैसी दिखाई देती है, यानी काली मिट्टी से मिक्सचर टाइप में दिखाई देती है, तो लाल काली मिट्टी भी उस क्षेत्र में इसको कह दिया जाता है। तो वो सारा फैक्ट उतना काम का नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया काफ़ी काम का है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी का आप क्षेत्र देख रहे हैं, क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो काली मिट्टी का आपको विस्तार जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, राजमहल के क्षेत्र में। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि काली मिट्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो इस काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है। रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी बात बराबर है। और ये काले रंग की होगी, नाम से ही लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि बारीक कण होते हैं, ठीक है, बारीक कण इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये मिट्टी जो है जैसे ही पानी पड़ती है तो ये कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि वर्षा होने पर ये कैसी हो जाती है,
चिपचिपी हो जाती है, या पानी पड़ने पर कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में जो थोड़ा सा अगर गर्मी का हल्का मौसम आ जाए तो क्या होता है, तो दरार पड़ जाता है, ठीक है। तो दरार भी इस मिट्टी में देखने को मिलती है। वर्षा में यानी ज़्यादा पानी हो गया तो चिपचिपी दिखाई देगी, हल्का बारिश कम हो गया तो ये दरार के रूप में भी दिखाई देती है, यानी इस मिट्टी में दरार की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा और हम लोग अगर काली मिट्टी की बात करें तो इसमें आपको लोहा का अंश दिखेगा, चूना का अंश आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम वगैरह का अंश आपको थोड़ा मोड़ा दिखाई दे सकता है। वही आप जब ह्यूमस की बात करेंगे तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जबकि लाल में हमने देखा कि ह्यूमस ना के बराबर होता है, जबकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन कम होती है। वही साथ में नाइट्रोजन और जो हमने फॉस्फोरस की बात की तो वो भी यहाँ पे क्या है, कम होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा भी कम होती है। और जनरली जो काली मिट्टी बनती है ये बनती है बेसाल्ट चट्टानों से, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से, उन्हीं का अपक्षयन से ये मिट्टी बनती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती होता है वो किसका होता है, तो ये कपास का खेती बहुत ही अच्छे मात्रा में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। जबकि राजमहल के क्षेत्र में जो है वो कपास ज़्यादातर नहीं उगाया जाता, कपास के जगह पर यहाँ पर धान चने की खेती की जाती है। कैसे की जाती है, तो मशीनों के यूज से, फर्टिलाइज़र्स के यूज से यहाँ पर धान और चने वगैरह की खेती की जा रही है। लेकिन ऐसे कपास जो होता है, ऐसे जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगली मिट्टी की अब हम लोग बात करेंगे, काली मिट्टी में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम लोग लैटेराइट की बात करें तो लैटेराइट आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड में, फिर हमने इधर भी देखा, यहाँ पे भी, और फिर हमने यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखा है। अब यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये देखिए ये लैटेराइट का क्षेत्र है, ये वाला है और ये वाला है। अब यहाँ पे लैटेराइट की अगर बात करें तो आपको कहाँ कहाँ दिखाई दिया ये तो आप देख लिए। अब ये इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का ही होता है। तो याद रखिएगा इसका रंग भी कैसा दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा गहरे लाल रंग की दिखाई देगी। और इसमें कंकड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, कंकड़ की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस मिट्टी का जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और जो शुष्कता में क्रमिक जो परिवर्तन चलता रहता है उसी के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये उस क्षेत्र में ज़्यादातर आपको लैटेराइट मिट्टी दिखाई देगी जहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो सामान्यतः ज़्यादा है, ठीक है। वर्षा की मात्रा सामान्यतः ज़्यादा है, वहाँ पे ये मिट्टी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा इसमें भी आप देखेंगे कि लौह ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। इसी वजह से ये लाल भी है, आप देख रहे हैं। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। अब ये लाल है तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी उर्वरता शक्ति जो होगी वो क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और इसमें भी मोटे अनाज या चावल वगैरह उगाया जा रहा है। लेकिन जैसे आप गुमला के क्षेत्र में जो देखेंगे तो गुमला में चाय की भी खेती की जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर चाय की खेती कुछ मात्रा में मशीनों के माध्यम से और फर्टिलाइज़र्स के माध्यम से की जा रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमने किसकी बात की थी, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगली मिट्टी हमारे पास है रेतीली मिट्टी। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप लोकेशन देख ही रहे हैं कि ये हजारीबाग, बोकारो, धनबाद वाले क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही है, हल्का फुल्का रामगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। और रेतीली मिट्टी जो होती है, यहाँ से देखते हैं इसको, तो ये सामान्यतः आपको दिखाई कैसे देती है, तो ये लाल और पीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है, लाल और पीली। अगर आप गए होंगे रेत वाले रीजन में, वहाँ पे अगर आपने नदी वदी का जो पानी देखा होगा तो इसी प्रकार का दिखाई देता है, लाल पीला। और इसमें भी अब रेतीली है तो आप जानते हैं राजस्थान के रीजन में रेतीली मिट्टी ज़्यादा है, और राजस्थान जो है मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे आगे रहता है। तो इस क्षेत्र में किसका जो उपज है वो ज़्यादा होगा, तो मोटे अनाजों का उपज काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा दामोदर क्षेत्र में, यानी जो ये रीजन है दामोदर घाटी का भी क्षेत्र है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ये रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कह दिया जाता है, या फुसफुस बलुई मिट्टी भी कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, फुसफुस बलुई मिट्टी या बलुई मिट्टी ये दामोदर घाटी के क्षेत्र में जनरली देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी हमने देखा कि जो नॉर्थ वाला रीजन है यहाँ पे लगभग दिखाई दे रहा है, ठीक है, और साहेबगंज के क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो आपको दिखाई देगा वो संथाल परगना के क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। किसका, तो जलोढ़ मिट्टी का हम लोग बात कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी की, एल्यूवियल सॉइल की।
अब देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये आप जानते हैं कि ये इसमें नदियों का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी लगातार जो नदियाँ बहती हैं इनके द्वारा जो मिट्टी कटाव होता है, और ये नदियाँ क्या करती हैं अपने रास्ते में जब चलती हैं तो ये अब जो भी मिट्टी को काट कर लाती हैं वो साइड साइड में इस तरह से बिछाती चली जाती हैं। या बाढ़ के मौसम में ये ज़्यादा मिट्टियों का जो फैलाव दिखता है, या फिर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिट्टियों का फैलाव ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ से ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मूलतः आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मिट्टी होती है दो प्रकार की देखने को मिलती है। तो जलोढ़ में प्रकार जब आप देखेंगे तो 2 प्रकार आप पढ़े भी होंगे, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। ठीक है, तो खादर जो होती है ये कैसी मिट्टी होती है, तो ये नई मिट्टी होती है। ठीक है, इसी बांगर को भांगर भी कोई कह देता है, और ये जो बांगर होती है ये पुरानी मिट्टी होती है। तो इसको भांगर से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए भांगर से कैसे आसान होगा, तो जैसे होता है ना कि जो कोई भी पुराना सामान होता है तो उससे आप क्या करते हैं, उसको तो भंगार वाले को बेच देते हैं। आप भंगार वाले को बेच देते हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से खादर और जो बांगर है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। खादर नई मिट्टी है और जबकि बांगर जो है ये कैसी है, तो ये आपकी पुरानी मिट्टी है। अब देखिए खादर वाला कौन सा भाग में मिलेगा, तो खादर वाला इस भाग में ज़्यादा आपको दिखाई देगा, इस भाग में। क्यों? क्योंकि इस भाग में नदियों का बहुत ज़्यादा प्रवाह है और ये मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे नदियाँ जो है वो लगातार मिट्टी को लाके जमा करती रहती हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि पाकुड़ वाले रीजन में आपको जो खादर है वो ज़्यादा दिखाई देगा। वही जब बांगर की बात करें तो बांगर आपको उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, यानी जो साहेबगंज वाला रीजन है, इन क्षेत्रों में आपको बांगर दिखाई देगा। ठीक है, बांगर जहाँ पे नदियाँ मतलब कभी इस रास्ते से बह रही थी, अब यहाँ पे उन्होंने मिट्टी ला दिया है, अब थोड़ा सा डायरेक्शन इनका चेंज हो गया, इधर से बह के जा रही हैं। तो ये जो मिट्टी होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, लेकिन खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। अब चूँकि नदियाँ इस साइड से निकल गई हैं तो जिधर जिधर जाएंगे उधर वो मिट्टी नई नई बिछाती चली जाएंगी, तो इन मिट्टियों को हम लोग खादर कहते चलते हैं। जबकि जिधर से नदियाँ पहले बहती थी, लेकिन ये भी क्षेत्र कहीं ना कहीं उपजाऊ है, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में पानी पहुँचता है, तो ये बांगर में गिनती आ जाता है इसका। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इस मिट्टी में आप देखेंगे कि धान और गेहूँ काफ़ी भारी मात्रा में उगाया जाएगा। धान सबसे फेमस है, इसके अलावा गेहूँ भी इधर उगाया जाता है। इसके अलावा इसमें भी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी आपको दिखाई देगी। यानी भारत के किसी भी मिट्टी को अगर उठाएंगे तो आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा तो नहीं मिलेगी, कमी ही दिखाई देगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि नाइट्रोजनी उर्वरकों का यूज भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में आपको चूना और पोटास का मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में चूना पोटास ज़्यादा मिलेगा, जबकि नाइट्रोजन ह्यूमस ये कम मिलेगा। और ये सब में कम मिल रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा आपको प्रेशर डाल के याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम लोग आखिरी मिट्टी की बात कर रहे हैं, अब्रक मूलक मिट्टी। और अब्रक मूलक मिट्टी को हमने कहाँ देखा था, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन में हमने देखा था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब्रक मूलक मिट्टी की। तो देखिए अब्रक मूलक मिट्टी जो है ये क्षेत्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बार दोबारा, तो ये कोडरमा गिरिडीह वाला रीजन है और ये हजारीबाग और रांची वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यानी इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इस मिट्टी में अब्रक मिक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब्रक मिक्स मिट्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब्रक मिक्स है। अब इसका क्षेत्र हमने देख लिया कि कौन कौन सा क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र जो हमने यहाँ पर मैप में देखा है, इसी को अब्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, इसको अब्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये अब्रक पट्टी वाले क्षेत्र में ही ये आपको अब्रक मूलक मिट्टी जो है वो दिखाई देती है। इसका रंग की बात करें तो आपको रंग दिखेगा हल्का गुलाबी। ठीक है, हल्का गुलाबी जो है वो रंग दिखेगा। और इसके अलावा नमी की काफ़ी इसमें कमी होती है। ठीक है, नमी जो है वो कम होता है, और जब नमी कम होगा तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली आपको हल्का गुलाबी दिखाई देगा, लेकिन नमी जब कम होगा तो पीला दिखाई देगा। और उपजाऊ जो है वो होती है। ठीक है, उपजाऊ ठीक ठाक मात्रा में होती है, अच्छी खेती वगैरह इसमें हो जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि पानी की कमी थोड़ी सी रहती है, इस वजह से पर्याप्त मात्रा में कृषि नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कृषि करने लायक मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी की तरह उतना ज़्यादा कम उपजाऊ नहीं है, इसकी उर्वरता शक्ति ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उर्वरता शक्ति हमने जलोढ़ मिट्टी को देखा था।
तो इस प्रकार से ये कुछ मिट्टियाँ थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, याद भी हो गया होगा, या फिर अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे होंगे तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर वेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा वीडियो को। इसके साथ ही हम लोग आगे कुछ जो पॉइंट्स बचेंगे उनको बाद में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।